दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्वेश्चन आउट चैनल पर सभी का वेलकम है। आज का क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th, 11th एंड 12th बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वीडियो को पूरा देखें और साथ में नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि 72 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसके बाद यूपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीएससी एग्जाम आने वाले हैं। हमारे वीडियो क्लासेस सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसकी 100% पॉसिबिलिटी है। आप सभी लोग पीछे का भी वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हम बस यही समझने वाले हैं कि हमारे आसपास इतने वायरस और बैक्टीरिया होने के बावजूद हम हर दिन बीमार क्यों नहीं पड़ते। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ बीमारियों के नाम रटना नहीं है, हमें इसके पीछे की साइंस समझनी है ना? हाँ, एकदम। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये हेल्थ या स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। हम तो यही सोचते हैं कि बुखार नहीं है तो हम फिट हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन अगर हम WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। ये एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग की स्टेट है। अच्छा, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों। बिल्कुल। और जब इस पूरे बैलेंस में कोई रुकावट आती है ना, तो उसे हम डिजीज कहते हैं। आप शब्द को ही देखिए, डिस ईज मतलब आपकी जो स्वाभाविक ईज है, जो सहजता है, वो डिस्टर्ब हो गई है। डिस ईज, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया है। तो क्या एक नॉर्मल सर्दी जुकाम और मान लीजिए डायबिटीज, दोनों को हम शरीर के नजरिए से एक ही तराजू पर तोल सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान में ना हम बीमारियों को दो मेन पैमानों पर बांटते हैं। पहला है ड्यूरेशन यानी समय। जुकाम एक अक्यूट डिजीज है, मतलब तुरंत आई और कुछ दिन में चली गई। हाँ, वो तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। सही कहा। लेकिन डायबिटीज या एलिफेंटियासिस, जिसे हम फील पाँव कहते हैं, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं। ये बहुत धीरे धीरे पनपती हैं और अक्सर जिंदगी भर शरीर में रहती हैं। ओके, तो अक्यूट और क्रॉनिक हो गया। और दूसरा पैमाना क्या है? दूसरा है उनके फैलने का तरीका। जो बीमारियां रोगाणुओं यानी पैथोजेंस के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे टीबी या मलेरिया। और जो नहीं फैलती? वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे कैंसर या डायबिटीज। ये आपके जेनेटिक्स, हार्मोन्स या लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। ये किसी को छूने से या हवा से नहीं फैलती। समझ गया। तो चलिए सबसे पहले हम इन बाहरी घुसपैठियों की बात करते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया और वायरस। हमारी जो मास्टर क्लास स्लाइड है, उसके हिसाब से सबसे कॉमन बैक्टीरियल बीमारियां कौन सी हैं? देखिए, स्लाइड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। सबसे पहला है टाइफॉइड। ओह, टाइफाइड तो बहुत कॉमन है। ये दूषित पानी से होता है ना? हाँ, ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे पानी या खाने के जरिए सीधे हमारी आंतों में मतलब इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। और हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स को ये नोट करना चाहिए कि टाइफाइड कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। विडाल टेस्ट, ठीक है। और निमोनिया भी तो बैक्टीरिया से ही होता है। बिल्कुल, निमोनिया का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पर ये आंतों में नहीं जाता, ये हवा की बूंदों से एयर ड्रॉपलेट से फैलता है और सीधे फेफड़ों पे हमला करता है। तो मतलब ये सांस लेने में दिक्कत करता है? एग्जैक्टली। फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है ना, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, ये उनमें फ्लूइड या तरल पदार्थ भर देता है। इससे खून में ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक है। और कौन सी बीमारियां जस्ट? हैजा यानी कॉलेरा है जो आंतों पर असर करता है। टीबी है जो फेफड़ों को डैमेज करता है। और एंथ्रैक्स है जो इंसानों और मवेशियों मतलब जानवरों दोनों में होता है। इतने सारे नाम और उनके बैक्टीरिया याद रखना तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ट्रिक है क्या? हाँ बिल्कुल है, एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक है, T2PCA। इसे लिख सकते हैं आप। T2PCA? हाँ, T2 मतलब टाइफॉइड और टीबी, P से निमोनिया, C से कॉलेरा और A से एंथ्रैक्स। हो गए ना सारे मेन बैक्टीरियल डिजीज याद? ये T2PCA वाली ट्रिक सच में बहुत हैंडी है। अच्छा, अगर मैं बैक्टीरिया की तुलना ऐसे घुसपैठियों से करूं जो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तो ये वायरस मुझे हैकर जैसे लगते हैं। हैकर्स? वो कैसे? मतलब जो सीधे घर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही कब्जा कर लें, हमारी खुद की सेल्स को ही हैक कर लें। क्या ये सही है? ये एनालॉजी एकदम
परफेक्ट है। वायरस का ना अपना खुद का कोई जीवन तंत्र नहीं होता। वो पूरी तरह से हमारी सेल की मशीनरी पर डिपेंड करते हैं। स्लाइड में एड्स का एग्जाम्पल दिया है जो HIV वायरस से होता है। हाँ, HIV तो इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के जो मेन सेनापति है ना, हेल्पर टी सेल्स, उन पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। जब सेनापति ही नहीं रहेंगे तो शरीर किसी आम सर्दी जुकाम से भी नहीं लड़ पाता। तो साधारण जुकाम भी तो वायरस से होता है। हाँ, वो राइनो वायरस से होता है, पर वो सिर्फ हमारी नाक और सांस की नली तक रहता है, फेफड़ों के अंदर नहीं जाता। अच्छा, और डेंगू? डेंगू भी वायरल है। ये एडीज मच्छर से फैलता है और सीधे हमारे ब्लड में जाकर प्लेटलेट्स को तेजी से गिरा देता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए है जो लिवर को डैमेज करता है, और पोलियो और रेबीज हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर अटैक करते हैं। इसके लिए भी कोई ट्रिक बता दीजिए, जैसे बैक्टीरिया के लिए बताई थी। चैट पी, सी से कॉमन कोल्ड। हाँ, एच से HIV या हेपेटाइटिस ए से एड्स, डी से डेंगू और पी से पोलियो। बेहतरीन। यहाँ मुझे एक डाउट आ रहा है। अगर वायरस हमारी ही मशीनरी यूज करते हैं तो क्या हमारी जो नॉर्मल एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो इन पर काम करेंगी? यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। एंटीबायोटिक्स वायरस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम करने का तरीका ये है कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। पर वायरस के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है ना, वो तो हमारी ही सेल्स के अंदर छिपे होते हैं। अच्छा, तो अगर हम ऐसी दवा देंगे जो वायरस की मशीनरी रोके तो वो हमारी ही सेल्स को मारने लगेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती। ये बहुत ही लॉजिकल बात बताई आपने। चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जो बैक्टीरिया से थोड़े बड़े हैं, जैसे प्रोटोजोआ, वर्म्स यानी कृमि और फंगस। प्रोटोजोआ में सबसे कुख्यात तो मलेरिया ही है। हमारी स्लाइड में ना मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल दिया है। हाँ, वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता, राइट? एकदम सही। फीमेल एनाफिलीज मच्छर उसे हमारे शरीर में डालती है, फिर वो प्लाज्मोडियम खून के रास्ते सीधे हमारे लिवर में जा छुपता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। और लिवर के बाद वो कहाँ जाता है? मैंने सुना है खून की कमी हो जाती है इसमें। हाँ, क्योंकि लिवर के बाद वो सीधे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में घुल जाते हैं और उन्हें फाड़ देते हैं। जब आरबीसी फटते हैं ना, तो शरीर में हीमोजोइन नाम का एक जहरीला केमिकल रिलीज होता है। अच्छा, तो इसी केमिकल की वजह से वो मलेरिया वाली तेज ठंड और बुखार आता है। बिल्कुल, हीमोजोइन ही उस कमकमी और बुखार का मेन कारण है। एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। नोट कर लिया है। और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती हैं? एक काला आजार है जो लीशमेनिया से होता है, पेचिश यानी अमीबाइसिस है जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है और हमारी आंतों को खराब करता है, और एक स्लीपिंग सिकनेस है। स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, ये ट्रेपनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ से होती है। स्टूडेंट्स इसे एक फनी ट्रिक से याद रख सकते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है। पापा से कालाजार, काम से मलेरिया, पे से पेचिश और सोते हैं से स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, ये तो कभी नहीं भूलेगा कोई। अच्छा, एक कंफ्यूजन है मुझे। ये जो रिंगवर्म है जिसे हम दाद कहते हैं, इसके नाम में तो वर्म है, तो क्या ये कीड़े से होता है? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिंगवर्म कोई कीड़ा नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ओ, तो ये फंगस है। हाँ, ये त्वचा, स्कैल्प या नाखूनों पर होता है और वो गोल, सूखे, पपड़ीदार निशान बना देता है जिन्हें हम स्केली लीजन्स कहते हैं। अगर कृमि या वर्म्स की बात करें तो उसमें एस्कारियासिस आता है जो आंतों को ब्लॉक करता है। और वो फील पांव वाली बीमारी जिसमें पैर सूज जाते हैं। हाँ, एलिफेंटियासिस, वो वुचेरेरिया नाम के वर्म से होता है। ये वर्म हमारे लिम्फ नोड्स में घर बना लेता है और वहां भारी सूजन कर देता है, जिससे पैर हाथी जैसे दिखने लगते हैं। बाप रे, इन सब बीमारियों को देखकर मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है। हर बीमारी किसी खास अंग को ही टारगेट कर रही है। जैसे निमोनिया फेफड़ों को, टाइफॉइड आंतों को। ऐसा क्यों होता है? इसे साइंस में एनाटॉमिकल हिट लिस्ट या टिश्यू स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रोगाणु शरीर में घुसा कहाँ से है। अच्छा, मतलब एंट्री पॉइंट से तय होता है काफी हद तक। जैसे हवा से आने वाले रोगाणु आमतौर पर फेफड़ों में जाते हैं, गंदे पानी से आने वाले सीधे पेट और आंतों में। और इसके अलावा हमारी सेल्स के रिसेप्टर्स और रोगाणु के बीच एक बायोलॉजिकल लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। लॉक इन की मतलब ताला और चाबी। हाँ,
वायरस या बैक्टीरिया की चाबी जिस अंग के ताले में फिट बैठती है वो वहीं जाकर इन्फेक्शन फैलाता है। अमेजिंग। तो ये तो हो गई बाहरी हमलों की बात। अब जरा शरीर के अंदर चलते हैं। हमारा डीएनए, हार्मोन्स भी तो गड़बड़ हो सकते हैं ना? बिल्कुल, और उन्हें हम जेनेटिक या हार्मोनल डिसऑर्डर कहते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कुछ ऐसे हैं जैसे किताब में किसी एक शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो ऐसे हैं जैसे किताब का पूरा पन्ना ही एक्स्ट्रा जोड़ गया हो या फट गया हो। क्या ये सही है? इनमें सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन होता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये कैसे होता है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। इसका मतलब है कि बीमारी तभी होगी जब माता और पिता दोनों से वो खराब जीन बच्चे में आए। और इसमें शरीर के अंदर क्या गड़बड़ होती है? इसमें ना डीएनए में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। GAG कोड बदलकर GUG हो जाता है। बस इस एक बदलाव से हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन नाम का अमीनो एसिड आ जाता है। तो इससे खून पर क्या असर पड़ता है? जब ऑक्सीजन कम होती है ना, तो ये बदला हुआ प्रोटीन आपस में चिपकने लगता है। हमारी जो नॉर्मल गोल RBC होती है उसका आकार बदलकर दरांती या सिकल जैसा नुकीला हो जाता है, और फिर ये नुकीली सेल्स खून की नलियों में फंसने लगती हैं। ओह, तो ब्लॉकेज हो जाती है। और वो हीमोफीलिया भी तो एक जेनेटिक बीमारी है ना, जिसे रॉयल बीमारी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया इसकी कैरियर यानी वाहक थी। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है। सेक्स लिंक्ड मतलब ये X क्रोमोसोम से जुड़ा है। आपको पता है पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में दोनों X होते हैं। हाँ, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। तो अगर पुरुष के उस इकलौते X में गड़बड़ी आ जाए तो उसे बैकअप देने के लिए दूसरा X नहीं होता। इसीलिए ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा हावी होती है। इसमें खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं जमता। एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बह सकता है। बहुत खतरनाक है तो। चलिए, अब वो पन्ने फटने या जुड़ने वाली बात पर आते हैं, जिसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। हाँ। ये कैसे काम करता है? देखिए, इंसानों में नॉर्मल तौर पर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े। जब सेल डिवाइड होती है और क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं हो पाते तो उनकी गिनती बिगड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें 21वें क्रोमोसोम के जोड़े में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इस एक्स्ट्रा पन्ने के जुड़ने से शरीर में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इसका बच्चे पर क्या असर दिखता है? इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। बच्चे का चेहरा चौड़ा होता है, जीभ झुर्रीदार या फरोड़ होती है, और उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट धीमा हो जाता है। क्या सेक्स क्रोमोसोम की गिनती भी बिगड़ सकती है? बिल्कुल, जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें पुरुषों में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब 44 ऑटोसोम प्लस X XY, तो टोटल 47 हो गए। तो इससे क्या बदलाव आते हैं? इससे वो पुरुष बांझ यानी स्टेराइल होते हैं और उनमें कुछ स्त्री लक्षण आ जाते हैं, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। दूसरी तरफ टर्नर सिंड्रोम है, जहां महिलाओं में एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। मतलब सिर्फ 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। हाँ, 44 प्लस XO। इसमें महिलाएं बांझ होती हैं और उनके ओवरीज पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। तो ये सब तो जेनेटिक था। इसके अलावा हार्मोन्स भी तो शरीर में दिक्कतें करते हैं ना? हाँ, जब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या तो बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगे या बहुत कम, जैसे डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है? पैंक्रियास से जुड़ा है ना ये? सही कहा। जब हमारा अग्न्याशय यानी पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता तो खून का ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ऐसे ही घेंगा या गॉइटर की बीमारी है, जो आयोडीन की कमी से होती है और थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और जो लोगों की हाइट अचानक से बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम रह जाती है, वो भी हार्मोन्स का खेल है। 100%। हमारे दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन बनाती है। बचपन में अगर ये बहुत ज्यादा बन जाए तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है, जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, और कम बने तो बौनापन या ड्वार्फिज्म आ जाता है। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट हार्मोनल डिजीज जो एग्जाम्स में आती हो? एडिसन डिजीज। इसमें एड्रीनल ग्रंथि कॉर्टिसोल हार्मोन कम बनाती है, जिससे मरीज को बहुत भयंकर कमजोरी और थकान होती है। बाप रे, इतनी सारी बीमारियां, बाहर से वायरस, अंदर से हार्मोन्स और जीन्स। तो मतलब हम जिंदा कैसे हैं? हमारी बॉडी खुद को बचाती कैसे है? यही एंट्री होती है हमारे इम्यून सिस्टम की।
हमारी स्लाइड के हिसाब से इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो जन्म से होती है? हाँ, जैसे हमारी स्किन जो रोगाणुओं को बाहर रोकती है, या पेट का एसिड जो खाने वाले बैक्टीरिया को मारता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हमारा शरीर जिंदगी भर अलग अलग इन्फेक्शन से लड़कर सीखता है। और इसमें मॉडर्न साइंस का भी बड़ा रोल है, जैसे एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम के फंगस से पहली एंटीबायोटिक खोजी थी। पर जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर नहीं। वायरस पर काम नहीं करते तो हमने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक या पोलियो जैसी भयंकर बीमारियों को कैसे हराया? वहां काम आती है वैक्सीन। 1798 में एडवर्ड जेनर ने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। वैक्सीन ना हमारे शरीर को एक मॉक ड्रिल करवाती है। मॉक ड्रिल कैसे? हम शरीर में उस वायरस का बहुत कमजोर या मरा हुआ रूप डालते हैं। ये इतना कमजोर होता है कि बीमारी नहीं फैला सकता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसे असली दुश्मन समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। मतलब हमारा शरीर फ्यूचर के लिए उस दुश्मन को पहचानना सीख लेता है। एकदम सही। हमारी इम्यूनिटी की अपनी मेमोरी होती है। जब असली वायरस हमला करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत एंटीबॉडीज छोड़ती हैं और बीमारी होने से पहले ही वायरस खत्म हो जाता है। इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जहां शरीर खुद काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी समय बहुत कम होता है, जैसे मान लीजिए किसी को सांप में काट लिया या टिटनेस का इन्फेक्शन हो गया, तब तो एंटीबॉडी बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ऐसी इमरजेंसी में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज करते हैं। इसमें हम शरीर की एंटीबॉडी बनाने का वेट नहीं करते। हम सीधे लैब में बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्शन से शरीर में डाल देते हैं। ओह, ताकि तुरंत असर हो। अच्छा, कभी कभी तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है ना? हाँ, उसे स्लाइड में एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी कहा गया है। एलर्जी तब होती है जब शरीर धूल या पोलन जैसे नॉर्मल कणों को खतरा समझकर ओवर रिएक्ट करता है और हिस्टामाइन रिलीज करता है, जिससे खुजली या छींकें आती हैं। और ऑटो इम्यूनिटी? उसमें इम्यून सिस्टम अपने और पराये का फर्क भूल जाता है। वो खुद की हेल्दी सेल्स को मारने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सच में, ये तो बायोलॉजी और मानव शरीर का एक पूरा मास्टर क्लास हो गया। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अल्टीमेट एग्जाम मैट्रिक्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टाइफॉइड होता है बैक्टीरिया से जो आंतों पर असर करता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, जिसका निशाना लिवर और आरबीसीज हैं। एड्स फैलता है वायरस से, जो सीधे हमारे हेल्पर टी सेल्स को तबाह करता है। और हाँ, रिंगवर्म कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक फंगस है। और डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है, जहां 21वें जोड़े में खराबी से 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का एक प्रैक्टिकल यूज भी है ना? बिल्कुल है। बीमारियों से बचने के दो ही तरीके हैं, प्रिवेंशन और डिफेंस। साफ सफाई और साफ पानी पीना हमारी पहली ढाल है, और जब ये ढाल पार हो जाए तो वैक्सीन और साइंस हमारा आखिरी कवच बनते हैं। सही कहा। इस नॉलेज का मकसद सिर्फ बीपीएससी या यूपीएससी पास करना नहीं है, बल्कि एक अवेयर और हेल्दी सोसाइटी बनाना है। एकदम सही बात है। और जाते जाते आज की चर्चा पर एक विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि एडवर्ड जेनर की एक वैक्सीन ने चेचक को दुनिया से मिटा दिया। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में क्रिस्पर या जीन एडिटिंग जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी जेनेटिक बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देंगी, या फिर ये नेचर और पैथोजेंस हमेशा म्यूटेट होकर हमसे एक कदम आगे ही रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इन कंक्लूजन, एड बेस्ट विशेस एंड पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, पर आपकी मेहनत उसे आसान बना देगी। खुद पर विश्वास रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए। आप सभी की कामयाबी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस एंड स्टे पॉजिटिव।